पोल्ट्री फार्मर्स ब्रॉयलर्स वेलफेयर फेडरेशन ने आज केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखकर अपनी कुछ मांगे रखी हैं। ये मांगे कृषि कानून को लेकर के हैं। तो आइए आज हम जानते हैं उन मांगों के बारे में। हमने अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय पशुपालन मंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराया है। और ये हमने ये चीज़ हम पिछले लगभग 5 साल से करते हुए आ रहे हैं कि जो पोल्ट्री सेक्टर है, इस पोल्ट्री सेक्टर के अंदर 70% से अधिक फार्मिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हो रही है। और इसमें जो स्वतंत्र किसान हैं, जो इंडिपेंडेंट फार्मिंग अपनी करते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, दोनों लोगों को किसी तरह से लाभ नहीं हो रहा है कि जो भी लागत वो लगा रहे हैं उस किसानों को उनकी लागत के दाम नहीं मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे देश में पोल्ट्री का उत्पादन हो रहा है, स्पेशली ब्रॉयलर में, उसमें जो उत्पादन है और जो वैल्यू एडिशन है, उसमें एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि उत्पादन हाथी है और जो वैल्यू एडिशन है वो चींटी है। तो हाथी चींटी का रेशियो है। तो इस मांग को लेके हम कई दिनों से सरकार को अवगत कराते आ रहे हैं। और इसी बीच में पिछले साल केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लेकर आए। हमने उसमें जो कृषि कानून, दूसरा कृषि कानून है, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट 2020, ये कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बना है। और इस कानून के जो सेक्शन और जो दायरे बने हैं, यही हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो समस्या है कि अभी हमारे देश में जो पोल्ट्री सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, उसमें जो कानून के जो चैप्टर है, सेक्शन 2 के जो प्रावधान है, उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी प्रावधानों का हमारे पोल्ट्री सेक्टर में उल्लंघन हो रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है वो मनमाने के तरीके से हो रही है। तो हमने अभी जो कृषि कानून है, इन कानून को लागू होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है और मामला विचाराधीन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। तो हमने आज इसी सिलसिले में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को पत्र लिखकर हमने अपनी मांग को वापस दोहराया है, क्योंकि हमने पीछे भी लिखा है और हम बराबर लिखते हुए आ रहे हैं। और हमने इस अपनी मांग को फिर वापस दोहराया है और मांग की है कि भी ये जो दूसरा वाला कृषि कानून है, द फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट है, इसको पोल्ट्री सेक्टर में लागू किया जाए। सर, आपके पोल्ट्री सेक्टर में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, तो आप क्यों चाहते हैं कृषि कानून लागू हो जाए? देखिए, हमारे पोल्ट्री सेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि 70% से अधिक फार्मिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा चुकी है। अभी तक कोई नियंत्रण नियमावली नहीं है। तो नियंत्रण नियमावली नहीं होने की वजह से क्या है कि जो फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो अगुआ स्पॉन्सर्स हैं और जैसा वो व्यवसाय की नीति बनाते हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पोल्ट्री सेक्टर में लगभग 10-12 साल से होने लगी है और पिछले करीब 5 सालों में बहुत तेज़ी के साथ में ये फैली है। और आज के देश में लगभग, मतलब आज के समय में देश में लगभग 22 से अधिक राज्यों में हो रही है। तो इसका इतनी बड़ी स्केल पर ये फार्मिंग हो रही है, तो ये मेरे ख्याल से देश में कृषि का एक पहला ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें कि बड़े स्केल पर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और कोई कानून नहीं है। तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो स्वतंत्र किसान है, स्वतंत्र किसान अपना उत्पादन, जो मुर्गा तैयार करते हैं, वो अपना उत्पादन बाजार में बेच नहीं पाते हैं और बाजार में बेच के उनको लागत के दाम नहीं मिलते हैं। तो स्वतंत्र किसान हमेशा अपना माल बेचने के लिए तरसता रहता है। दूसरे जो अनुबंधित किसान हैं, जिनको कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो जुड़े हुए हैं, उन किसानों को जो ग्रोइंग चार्ज मिल रहा है
वो ग्रोइंग चार्ज मिल रहा है तो उसमें कोई जो ग्रोइंग चार्ज उसको दिया जाता है तो उसमें उसकी कोई लागत नहीं जोड़ी जाती है कि भाई उसकी लेबर कितनी लग रही है, उसकी फार्म में का खर्चा कितना है, उसके फार्म का मेंटेनेंस, कोई लागत नहीं जोड़ी जाती। तो उसको अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक प्रपोजल देता है, उसके हिसाब से काम हो रहा है, यानी कि उसकी भी उसको लागत के दाम नहीं मिल रहे हैं। और तीसरा एक बड़ा कारण है कि भाई हमारे देश में अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले किसान उत्पादन करते थे तो पोल्ट्री जो ब्रॉयलर फार्मिंग है वो पिछले करीब 40-45 साल से हो रही है, 10-12 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। तो सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई है, जो मुर्गे की ओनरशिप चेंज हुई है, चीज़ें बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ। कि जैसे हम बात करते हैं कि जो वैल्यू एडिशन है, तो वैल्यू एडिशन आज भी नहीं है। तो आज भी ये भी जो स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जो उत्पादन कर रही है, तो जहाँ पहले किसान बेचता था उसी आदमी को आज कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बेचती है, तो किसान उनसे लड़ नहीं पाता है। जब किसानों का माल तैयार रहता है तो कंपनी अब दाम गिरा देती है, जब कंपनी किसानों का माल ख़त्म हो जाता है तो कंपनी अपना दाम बढ़ा लेती है। तो इस तरह से कंपनी के पास में उत्पादन रोजाना रहता है, और बाकी किसान का एक फार्म है या 2 फार्म है तो उसके पास में हर 2 महीने में एक फसल आती है। तो इस करके ये भी, इसीलिए हम कानून की जो मांग कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, और कानून नहीं होने के से मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, ये एक तरह से मनमानी फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग पर नियंत्रण के लिए आपने कोई एनालिसिस किया हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर तो हम अपने आंकड़े रखते ही हैं कि भी क्या लागत है, क्या लाभ है, क्या हानि है। हाँ, अभी हाल में हमारे देश में की जानी मानी वेटनरी यूनिवर्सिटी है पंजाब के अंदर, गुरु अंगद देव पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, उसने भी एक एनालिसिस किया है पंजाब सरकार के निवेदन पर। उन्होंने रिसर्च की है इस मामले में। उन्होंने पूरे 1 साल के डाटा लिए हैं कि जिसमें कि उन्होंने 30 फार्मर जो इंडिपेंडेंट फार्मर है, स्वतंत्र फार्मर हैं, उनके डाटा लिए हैं कि भाई उन्होंने क्या उत्पादन किया है, किस रेट में बेचा है, क्या उनकी लागत आई है, क्या उनको फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। और 30 फार्मर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मर को लिया है, और उनका भी उन्होंने साल भर का रिकॉर्ड जो है वो अपनी शीट में डाल के उन्होंने रिसर्च किया है। कई दौर की उनकी फार्मर के साथ में, और जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है उनके साथ में, और इंडिपेंडेंट फार्मर हैं उनके साथ में, और भी पोल्ट्री इंडस्ट्री के जाने माने लोग हैं उनके साथ में उन्होंने बातचीत करी, कई दौर की उनकी वार्ता हुई, और उनकी एनालिसिस में निकल के आया है कि पोल्ट्री जो कर रहे हैं, भले ही वो स्वतंत्र फार्मिंग कर रहे हों, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, दोनों ही लोगों को, दोनों ही किसानों को लागत के दाम नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो मेरे पास में उसकी रिपोर्ट की कॉपी भी है, और वो उन्होंने पंजाब सरकार को सबमिट की है। तो ये एक और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशन भी दी है कि भी लगभग उन्होंने 10-11 रिकमेंडेशन दी हैं। जो रिकमेंडेशन कुछ हमारे कानून जो है, जो भी कृषि कानून बना है, वो कुछ चीज़ों को पूरी करता है, और कुछ उसके अंदर कमियां हैं जो कि उसमें अगर मान लो लागू कर दी, मतलब उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया जाएगा तो चीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक एनालिसिस जो है वो गढ़वासु यूनिवर्सिटी का है। सर, पोल्ट्री किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, पोल्ट्री किसानों के लिए हमारा यही संदेश है कि सबसे पहले तो ये है कि पोल्ट्री फार्मर ब्रॉयलर वेलफेयर फेडरेशन पूरे देश के किसानों की आवाज़ है, और हर परेशानी में पोल्ट्री फेडरेशन उनके साथ में है। किसानों की और इंडस्ट्री के मिडिल क्लास और लोअर क्लास स्टेक होल्डर की आवाज़ को हमेशा उठाती है। तो इसी क्रम में हमारा ये कहना है कि जो सरकार के 3 कृषि कानून हैं, हमें नहीं मालूम है कि वो लाभदायक है या हानिकारक हैं। हाँ, हमें ये मालूम है कि जो सेकंड वाला कृषि कानून है, जो किसानों को सशक्तिकरण और संरक्षण की बात करता है, इस कानून का हमने हर लाइन, हर शब्द पढ़ा है। ये कानून हमारे पोल्ट्री सेक्टर को और किसानों को संरक्षित करता है। तो मेरा किसानों से यही निवेदन है, और
जो किसान हितैषी हैं, जो किसान के हित की बात करते हैं, उनसे यही कहना है कि जिस तरह से पोल्ट्री सेक्टर में ये कृषि कानून, सेकंड वाला कृषि कानून लागू करने के लिए हमने कहा है, लिखा है, अवगत कराया है, हमने मांग हमारी की जा रही है, आप लोग भी अपने नाम से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र आप अपने नाम से ज़रूर लिखें। आपको पत्र लिखने में किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, क्या बात लिखनी है, क्योंकि हमारे बहुत किसान भाई जो है वो नहीं लिख पाते हैं, तो उनकी मदद के लिए हमने एक पत्र का फॉर्मेट भी बनाया है। आप वो अपनी बात उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारा किसानों से यही कहना है कि ये सेकंड कृषि कानून हमारे पोल्ट्री सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद है और आप सभी इसके फेवर में एक पत्र आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।